आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीजेपी कार्यालय महज इमारतें नहीं मंदिर है, ये कहना है तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव का। दरअसल पार्टी ने राज्य में 19 जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसे पार्टी के संगठनात्मक विस्तार के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से नए कार्यालयों को जनसंपर्क और वैचारिक कार्य के केंद्र के रूप में उपयोग करने का आग्रह किया। रंगारेड्डी जिला बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर एक सभा को संबोधित करते हुए रामचंद्र राव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत किया। नितिन नवीन ने एक साथ राज्य के 9 जिला कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया। रामचंद्र राव ने इसे तेलंगाना के हर बीजेपी कार्यकर्ता के लिए गर्व और खुशी का पल बताया। पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण की सराहना करते हुए रामचंद्र राव ने रंगारेड्डी जिले के कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम सफल बनाने के लिए विशेष बधाई दी। नए कार्यालयों के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यालय महज एक इमारत नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के लिए मंदिर है। उन्होंने कहा कि इन कार्यालयों के जरिए पार्टी का संदेश, विचारधारा और कार्यक्रम हर घर और हर नागरिक तक पहुँचना चाहिए। तेलंगाना के निजामाबाद में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बाद कांग्रेस के नेता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने अपनी ही सरकार से बड़ी मांग कर दी है। दरअसल अरमरूर में स्कूल के अंदर घुसकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उर्दू टीचर के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। अरमूर में भारत चंद्र स्कूल में छात्रों को पढ़ाते समय एक उर्दू टीचर के साथ कथित मारपीट के मामला विवाद में सामने आ गया है। जानकारी के अनुसार जियारत नगर के रहने वाले टीचर आमेर उर्दू क्लास ले रहे थे, तभी यह घटना हुई। चूंकि उर्दू तेलंगाना की दूसरी आधिकारिक भाषा है, इसलिए स्कूल के छात्रों के लिए उर्दू की क्लास शुरू की थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक समूह स्कूल परिसर में घुस गया, टीचर के साथ बदसलूकी की और पुलिस के सामने ही उनकी मौजूदगी में क्लास के दौरान उन्हें थप्पड़ मारा गया। इस घटना से उर्दू टीचरों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उन्होंने इस कथित मारपीट की निंदा करते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान टीचर पर हमला करना अस्वीकार्य है और इससे शिक्षकों में डर पैदा होता है। लोगों ने पुलिस से निष्पक्ष और गहन जांच करने, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि लोगों ने बीआरएस के शासन से तंग आकर कांग्रेस को वोट दिया था। उन्होंने 1 साल के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरियां देने और पार्टी के घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। साथ ही महिलाओं को हर महीने 8,000 रुपए देने, 6,000 रुपए पेंशन, शादी के लिए सोना और छात्रों के लिए स्कूटर देने का भी वादा किया था। लेकिन इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। अगर कांग्रेस इस पर चर्चा करना चाहती है तो उन्हें विधानसभा में खुली बहस करनी चाहिए और बोलनी चाहिए। हम इनके लिए तैयार हैं। पिछले 12 सालों में पीएम मोदी ने देश भर में विकास को आगे बढ़ाया है और यह सुनिश्चित किया है कि कल्याणकारी योजनाएं सबसे गरीब लोगों तक पहुंचे। इसलिए लोगों ने उनके नेतृत्व में बार बार बीजेपी को चुना है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, पहले उसका जवाब दो, क्योंकि लोग जब बीआरएस से तबाह होकर विकल्प के रूप में कांग्रेस ने लाभान्वित हुआ चुनाव में, आप रोजगार के बारे में राहुल गांधी खुद आकर 1 साल के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किए और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने के लिए भी आप अपना घोषणा पत्र में आज ऐलान किए। इस तरह लेके आज किसानों का जो रैतु भरोसा के नाम पर या हमारे जितने भी महिलाओं के लिए राहुल गांधी तो फटाफट हर महीना महिलाओं के खाते में 2,500 पहुंचने का और 4,000 रुपए जो पेंशन, चाहे वृद्धाप्य पेंशन हो या हमारे विडो पेंशन हो, और उसके अलावा जो शादी के लिए जो बच्ची है उनके लिए आप सोना देने का वादा किया और पढ़ाई के लिए जो बच्ची जाती है उनके लिए स्कूटी का। ये सब वादा जो दिए कितने अमल किए? एक भी अमल नहीं किए। आप पहले उसका जवाब दो। अगर सही में भी आपको अगर चर्चा करना है तो बुलाओ सदन में, विधानसभा में चर्चा करेंगे हमारे वाले, वरना कहीं भी हम चर्चा करने के लिए तैयार है। क्योंकि हम 12 साल के अंदर मोदी जी ने पूरा देश भर के विकास और जो गरीब कल्याण योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया, इसीलिए बार बार एक बार नहीं 3 बार मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी को, एनडीए को लोग जिता रहे। आपका नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ रहे बार बार,
100 भी आज तक सीट पार नहीं हुआ, लगातार फेल होते जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी शायद नया तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से एआईएडीएमके की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। टीवीके के सत्ता में आने और थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक और एआईएडीएमके विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। चुनाव के बाद पूर्व परिवहन मंत्री एमआर विजयभास्कर ने पार्टी छोड़ दी। वह राज्य चुनाव के बाद पार्टी छोड़ने वाले छठे विधायक बन गए हैं। इससे पार्टी प्रमुख पळनिस्वामी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जयललिता सरकार में एमआर विजयभास्कर ने परिवहन मंत्री के रूप में काम किया था। 2021 विधानसभा चुनाव में उनको डीएमके के वेसिंथल बालाजी ने शिकस्त दी, लेकिन 2026 चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी। करूर से एआईएडीएमके विधायक विजयभास्कर ने आज सुबह स्पीकर जेसीडी प्रभाकर से राज्य सचिवालय में मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह विजय थलापति की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले एआईएडीएमके के 4 विधायक पार्टी से इस्तीफा देकर टीवीके में शामिल हो चुके हैं। वही सी विजयभास्कर ने आज मुख्यमंत्री विजय की पार्टी में शामिल होने की उम्मीद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्ण ने उन्हें अपने चैम्बर में शपथ दिलाई। खड़गे हाल में कर्नाटक से संसद के उस सदन के लिए लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, सदन के नेता जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रही। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष 83 वर्षीय खड़गे इससे पहले लोकसभा और कर्नाटक विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। खड़गे ने 1972 में पहली बार कर्नाटक विधानसभा का चुनाव जीता और बाद में लगातार 9 बार विधायक चुने गए। वह कर्नाटक सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रह चुके हैं और 1999 से 2004 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। खड़गे 2009 और 2014 में कर्नाटक के कुलबर्गा लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल में मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेल मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली। वह वर्ष 2014 से 2019 तक लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे। अक्टूबर 2022 में वह कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हुए और पार्टी के 98 अध्यक्ष बने। खड़गे वर्ष 2020 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने और फिलहाल सदन में विपक्ष के नेता भी हैं। आर अफर्मेशन सेक्रेटरी जनरल कर्नाटका श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। एसआईआर के मुद्दे पर मंत्री प्रियंका खड़गे ने कहा कि पिछले हफ्ते एसआईआर पर कैबिनेट के फैसले की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई थी। हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। हमने लॉजिकल विसंगति की परिभाषा और इसके मूल्यांकन के तरीके के बारे में पूछा था। हमने सॉफ्टवेयर, ट्रिब्यूनल और लोगों की शिकायतों के समाधान के बारे में भी सवाल उठाए थे। अब तक चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। कर्नाटक के सीईओ को भी यही चिंताएं बताई गई हैं, लेकिन वे जवाब देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। हम अब इस मामले को कानूनी तौर पर उठाने पर विचार करेंगे और आज या कल सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे। हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है। हालांकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में गलतियां हुई हैं। एसआईआर का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सही लोग वोटर लिस्ट में शामिल हो। फिर भी यह प्रक्रिया इंक्लूसिव होने के बजाय अधिक एक्सक्लूसिव लगती है।
जल जीवन मिशन पर बीजेपी सांसद और जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण समिति है, क्योंकि यह पूरे देश में पीने के पानी और जल संसाधनों से जुड़े मामलों को देखती है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। पीने के पानी के मामले में प्रधानमंत्री की एक बड़ी पहल जल जीवन मिशन का मकसद हर घर तक सुरक्षित पानी पहुंचाना है। भारत सरकार ने इसे पूरे देश में लागू करने के लिए 8 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केरल ने पिछली समीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया और उम्मीद है कि इससे उस मिशन से और भी फायदा होगा। स्वच्छ भारत अभियान भी इससे जुड़ा है। साथ ही बाढ़, बांध और सिंचाई जैसे जल संसाधन से जुड़े बड़े मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। लगभग 80% पानी सिंचाई में और 20% पीने के लिए इस्तेमाल होता है। समीक्षाओं में पानी की उपलब्धता, भूजल में कमी, पानी का दूषित होना और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी के पर्याप्त जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। समिति भूजल, सिंचाई और भूस्खलन व अचानक आने वाली बाढ़ जैसी आपदाओं का अध्ययन करती है। केंद्रीय जल आयोग, बाढ़ नियंत्रण प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन बलों से रिपोर्ट मिलती है, जिनमें केरल और पूरे भारत में पानी से जुड़े सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के दामाद और पॉपुलस एम्पावरमेंट नेटवर्क के चेयरमैन बी सबरीसन ने टीवीके के 2 मंत्रियों आधव अर्जुन और सीटीआर निर्मल कुमार को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्रियों ने उनके खिलाफ निराधार और मानहानिकारक टिप्पणी की है। जानकारी के मुताबिक बी सबरीसन ने आधव अर्जुन और सीटीआर निर्मल कुमार को 25 जून को अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए उनके बयानों के लिए कानूनी नोटिस जारी किया है। उन्होंने दोनों मंत्रियों से 15 दिनों के अंदर अपने बयान वापस लेने और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। शनिवार को भेजे गए 2 नोटिसों के अनुसार दोनों मंत्रियों ने सबरीसन के खिलाफ बेहद झूठे, मनगढ़ंत, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक बयान दिए थे। साथ ही नोटिस में कहा गया है कि सबरीसन को केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो स्टालिन के दामाद है। आधव अर्जुन को भेजे गए नए नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक नोटिस में दावा किया गया कि अर्जुन ने आरोप लगाया था कि डीएमके मंत्रियों ने पिछली राज्य सरकार के सभी 36 विभागों में भ्रष्टाचार के माध्यम से धन इकट्ठा किया था और उदयनिधि स्टालिन और सबरीसन को 16 विभागों से धनराशि। डीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एम.ए. सुब्रमण्यम ने कहा कि हमने तमिलनाडु सरकार को औपचारिक रूप से सूचित किया था कि विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। डीएमके के कई लोग भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे हैं। उनका मानना है कि डीएमके जानबूझकर इस मुद्दे के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। पिछले 1 महीने से तमिलनाडु में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। तमिलनाडु में रील्स गवर्नेंस के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। एक क्रिकेट मैदान पर एक मंत्री को अपने हाथ में पाउडर मसलते हुए देखा गया। पिछली सरकार के दौरान एमके स्टालिन के नेतृत्व में हर साल नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जाते थे। मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना होगा। पहले पुलिस ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ बहुत प्रभावी ढंग से कार्रवाई की थी, लेकिन अब लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों की अनुमति देने के बजाय वे प्रदर्शनकारियों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इस मुद्दे पर डीएमके का यह दूसरा विरोध प्रदर्शन है। अगर ऐसी उकसावे वाली घटनाएं जारी रही तो विरोध प्रदर्शन भी जारी रहेंगे। शिवसेना युवटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र दौरे पर पार्टी सांसद अनिल देसाई ने कहा कि लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। यह सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच ही नहीं, आम जनता में भी बहुत उत्साह है और साथ ही उन लोगों के प्रति नाराजगी भी है जिन्होंने ऐसी हरकतें की। आपने इसे हर जगह देखा होगा, यवतमाल, वाशिम से लेकर मराठवाड़ और पूरे महाराष्ट्र में। मेरा मानना है कि एक लहर उठी है जो यह संकेत देती है कि महाराष्ट्र के लोग इस तरह की राजनीति नहीं चाहते, जहां कोई एक पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतता है और फिर बाद में वह पाला बदल लेता है। कैसा रिस्पांस आया कार्यकर्ताओं का? रिस्पांस काफ़ी बढ़िया रहा है। लोगों में, सिर्फ लोगों में, कार्यकर्ताओं में तो है, लेकिन लोगों में जो उत्साह है, लोगों में भी एक ऐसी नापसंदगी जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है उनके बारे में है। आपने देखा होगा यवतमाल, वाशिम से लेके जहाँ जहाँ पे गए, मराठवाड़ा से लेके, तो पूरे महाराष्ट्र में ये मैं समझता हूँ कि एक लहर उठी अभी, और ये बताता है कि महाराष्ट्र के लोग ये सब राजनीति इस तरह की नहीं चाहते और ये तोड़ फोड़ करके किसी के पार्टी में जीत के आओ, किसी पार्टी के साथ में किसी का निशानी वापरो, लोगों का अपमान करो, मतदाताओं को मत पूछो और
निजी स्वार्थ के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं, इसका धिक्कार पूरी महाराष्ट्र की जनता क्या आपको लगता है उन सांसदों साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।